वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। हमला किया इन द सेंस स्ट्राइक की है मिसाइल से, राइट, पाकिस्तान के काफ़ी अंदर तक, ठीक है, मतलब बलूचिस्तान के एरिया के आसपास। अच्छा, पाकिस्तान की हालत बुरी है क्योंकि पहले ही किसी और से नहीं बन रही थी। एक दो ही लोग बचे थे, ईरान और चाइना। तो ईरान ने भी शुरू कर दिया है। पहले ही उन्होंने कहा था कि हम केस कर देंगे अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाई। अब उन्होंने हमला भी कर दिया है। तो बेचारे पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। हमें हंसना नहीं चाहिए ऐसे। नॉर्मली क्या होता है, कहीं भी अटैक हो तो हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है। बस पाकिस्तान पे होता है ना तो वो फ़नी चीज़ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसा भी आप समझना चाहें। तो फिलहाल एक वीडियो है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद का, तो वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो देखूँ जो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है और मुझे भी अच्छा लगेगा, तो वो वीडियो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसका भी वीडियो हम देखते हैं ना, उनकी बड़ी मेहनत लगती है उस वीडियो को बनाने में। अगर यकीन नहीं आता तो अपना फ़ोन उठा के एक 5 मिनट का या 2 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो बना के देखना, पता चल जाएगा। तो रिस्पेक्ट करें और उनको सपोर्ट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है, प्ले। कभी उस कुत्ते की हालत देखी है जो दूसरे मोहल्ले में चले जाता है? नहीं देखी। और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर लेते हैं। उसकी तुम टांगों के बीच में नीचे हो जाती है, लेकिन फोकस दिखाता है पीछे से कुत्ता जैसे उसको यूं छूता है, आओ, फिर एकदम इधर से कोई छूता है, आओ। काटने की तो नहीं है उसमें, लेकिन आओ आओ करता रहता है। बस ये सोचता है अल्लाह किसी तरह से इस मोहल्ले से निकल जाऊं दुम टांगों के बीच में। हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत कुछ ऐसी कुत्ते जैसी हो गई। उनको भी तो बड़ा शौक है ना। हम आलम इस्लाम का किला हैं, हमारे पास एटम बॉम्ब है और हम जज्बे वाली कौम हैं। और अरे चुपचाप काम करो ना यार अपना जाके। क्यों ज़बरदस्ती में तुमको लेक्चर देना है, क्यों ज़बरदस्ती में? वह खैर फारिग आदमी यही करता है, जो जिसके पास काम नहीं होता वो यही करता बातें। खैर एनीवेज, तो बात यह है कि हाँ ऐसे ही हो गया और अपनी हरकतों से हुआ है। आगे चलते हैं। जो आता है बम मार के चला जाता है। कभी इंडिया, कभी ईरान। ये एक वाहिद आइटम ही पावर है जिसको कोई भी मार देता है। उससे पहले अमेरिका आया और उसके आदमी को, उसके चचा को, ओसामा को उठा के ले गया, समुद्र में फेंक दिया। और ये कह रहे हैं साहब हमको तो अब में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे पड़ोसी की। भैया बड़ा बुरा हाल है। इसी पर छोटा सा वीडियो है, मौज लो और चले जाओ। पाकिस्तान इसी लायक है, यू कैन जस्ट एंजॉय, उसे सीरियसली नहीं लिया जा सकता। आगे चलते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जब जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या तेल लेने। हमास फिलिस्तीन गया तेल लेने। इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन? सबसे आसान है बड़ा पड़ोसी मुल्क। सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, या मुसलमान भाइयों आपने रीलें बनानी बंद कर दी हमास को टेस्टिंग को लेकर। पहले एक चीज़ पे बात कर लें। तो बेसिकली जो उन्होंने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूँ। ये जितने भी इंडियन मुस्लिम सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा। देखो मेरे भाई, इसका धरातल पे, इसका ग्राउंड लेवल पे, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बैठ के हम ज़रूर कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी यही नारा तुमने बाहर से आते हुए सुना है? कभी सुना है यही नारा उन्हीं की लैंग्वेज में? चलो, कभी मिडिल ईस्ट से सुना है, कभी सऊदी अरेबिया से सुना है, कहीं कहीं और से सुना है तुमने? हम ही चिल्लाते हैं, कभी वो नहीं चिल्लाते। समझना इस बात को गहराई से। जिस दिन, और मैं आपको लिख के दे दूं, जो आदमी इस चीज़ में मानता है, समझना इस बात को, जो आदमी ये कहता है ना नहीं साहब वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दीनी भाई हैं, मैं गारंटी लिख के दे दूं, या तो वो आदमी मौलाना है या तो वो देश से कभी बाहर ही नहीं गया। लिख के दे दूं मैं तुम्हें। क्योंकि जो आदमी, अगर आपका रिश्तेदार कोई, आपके चाचा, मामा, बड़े अब्बा, कोई भी हो, अगर कोई भी मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहा है, उससे कभी पूछना कि नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो नारा है ये वहाँ चलता है। कभी पूछ के देखना उससे। या अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो जाने का तो दिल पे हाथ रख के बताना। ये सिर्फ हम ही चिल्लाते हैं यहाँ से, वहाँ से कभी नहीं आती ये आवाज़। समझना इस बात को, ठीक है? चलें आगे देखते हैं।
और कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई नहीं मिला तो आपस में ही लड़ लो। चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीलें बनाते थे, हैं? पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं। एक मिनट, इस पे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये देख रहे हैं आप भाई, हमारे दिन में तो खाना जो है बड़े एहतराम की चीज़ है। रीलें बनाने के लिए तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। है तो वो रिस्क नहीं ना, खाने वाली चीज़ है ना, पीने वाली चीज़ है ना वो। अब 2-3 चीज़ें समझो इस बात में। पहली बात तो ये कि तुम जाके इजराइल से ख़रीद के नहीं लाए हो, ये तुमने अपने ही देश में ख़रीदी है बेवकूफ़ों। तुम्हारे ही देश का पैसा है, तुम्हारे ही देश का टैक्स है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो अगर तुम्हारे देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो किसी की फैक्ट्री है। तुम्हें क्या लग रहा है? समझो इस बात को। मैं तुम्हें लिख के दे दूँ, जो ऐसी बातें करते हैं ना, उन्हें ना दीन का पता, ना उन्हें दुनिया का पता, ना उन्हें पता है कि बिज़नेस कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है, देश कैसे चलते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। टोटल लिख के ले लो। अगर उन्होंने उनकी 20, 30, 40 साल की ज़िंदगी में अगर 3 किताबें भी उठा के पढ़ी हो स्कूल के अलावा, 3 किताबें भी अपनी मर्ज़ी से कोई सी उठा के पढ़ ली हो, मैं नाम बदल दूंगा अपना। नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी पढ़ता है, जो आदमी देखता है, जो आदमी दुनिया को जानता है, उसे पता है कि ये बेवकूफ़ी वाला काम है। समझो, तुम्हारे देश में मैन्युफैक्चर हुई है, तुम्हारे ही बिजनेसमैन ने बनाई है। अगर उसका बिजनेस डूब रहा है तो नौकरी किसकी जा रही है? तुम्हें लग रहा है इजराइल को फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारे ही देश में जब उसकी फैक्ट्री का माल नहीं बिकेगा तो वो किसे निकालेगा? वो अपने ही वर्कर को निकालेगा, जो तुम्हारे ही देश का है, तुम्हारी ही सिटी का है। उसमें से भी तो बहुत सारे मुस्लिम होंगे कि नहीं होंगे? फिर थोड़ा ज़रा अकल का इस्तेमाल करा करो, थोड़ा सा। आगे चलते हैं। हाँ, तुम अगर कोई चीज़ डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो उस पर रोक लगा दो, चलो वो मान ले, उसका फिर भी सेंस बन रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन तुम अपने ही देश की चीज़ तोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आगे चलते हैं। पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं, और देखो तुम्हारा भाई हंसता था, अब तुमने रीले बनानी छोड़ दी यार। ये 2 काम किए थे, एक रीले बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और आइटम भी कौन सा चूज करा? पेप्सी। यार क्या मालूम किस किस्म के लोग हैं। आगे चलो। रील बनाई थी कि कोई बच्ची आकर रिजवान अहमद के सर पे जूते मार रही है, तो भैया मैंने कहा था कि ये रीले बनाना तुम्हारा काम है। यहां तुम रीले बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक फलस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए। लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे, 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, मालूम है तुम लोगों को? 25,000 का। और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी फलस्तीन से जो मोहब्बत दिखाई थी, ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से भिड़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहा। चलो मैं एक और चीज़ बता दूं तुम्हें। नॉर्मल पब्लिक जो है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम्स नॉर्मली क्या है, ये ऐसे देखते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, है ना, ये ऐसे देखते हैं। आलम इस्लाम और मुस्लिम उम्मा, ये नॉर्मल पब्लिक देखती है ना। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो ईरानियन हैं, जो सीरियन हैं, जो लेबनीज़ हैं, और जो अरब्स हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट रीजन के, वो कभी नहीं कहते, कभी तुम किसी अरब से पूछना, मैं आपसे कहना चाहूँगा इंडियन मुस्लिम्स, कभी भी किसी अरब से पूछ के देखना, वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि ये आई एम मुस्लिम, नो, वो कहेगा आई एम अरब, लेबनीज़। लेबनान का नाम आ रहा है मेरे दिमाग में भी फ़िलहाल। तो वो पहले अपने रीजन का नाम रखते हैं, बाद में वो कहते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो मुस्लिम, क्योंकि उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो वैसे ही मिडिल ईस्ट से हैं। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए, इनको भी लड़वा दो, उनको भी लड़वा दो, इनकी जो है पॉलिटिक्स चल रही है। हम यहाँ से देख रहे हैं जी, आलम इस्लाम, मुसलमान हमारे भाई, हम सब एक, मुस्लिम उम्मा। वो ऐसे नहीं देख रहा है, वो सबको मिला के नहीं चल रहा है। वो देख रहा है हाँ ठीक है, ये हमारी कंट्री है, हम ईरानियन हैं, ठीक है, अच्छा ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इनको ऐसे फंसाना है, इनको ऐसे करना है। वो अपने हिसाब से गेम खेल रहा है, समझो, ठीक है। आगे चलते हैं। इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। मारने वाला भी मुस्लिम है, मरने वाला भी मुस्लिम है। अब क्या करोगे आप? अब तो कोई बाहर से नहीं आया। कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे एड्रेस करना पड़ेगा और उसे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो ईरान बेचारा गया बौखला, उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा। यहूदी और हर चीज़ को ना इस्लाम से ना मिलाया करो।
अरे साहब वो मार दिया, देखो साहब वो भी मुस्लिम, अरे वो भी अरे वो देखो मुस्लिम। नहीं नहीं, समझो, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये गवर्नमेंट है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। मतलब देखो, मेरा ऐसा मानना है, हर चीज़ को रिलीजियस एंगल से देखने के बजाय अगर तुम नॉर्मली देखोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। चलो आगे देखते हैं। मेरे दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह, 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं। सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन और 11 बम मार दिए हैं। कल इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे, और साहब भाई लोग तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना ना ना। अब सोच लो, जब बाहर से लड़ाई होती है तो कितना दिल दुखता है हम सबको, अरे साहब देखे मुसलमानों को मार दिया। मुसलमान आपस में कितने लोगों को आपस में ऐसे ही लिपटा देते हैं, तब दिल नहीं दुख रहा। समझो यार, थोड़ा सा ज़रा अपने अंदर शऊर लाओ, थोड़ा सा अपने अंदर जो है सही देखो कि क्या है असल में, हो क्या रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ना नहीं पढ़ेंगे बम, ये आपस में पढ़ेंगे। इसीलिए इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है। नहीं आता, ये बात सही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आता। देखो यहाँ से बैठ के कितना चिल्ला रहे हैं लोग, अरे साहब पैलेस्टीनियन को मार दिया, अरे साहब देखें लोग मर रहे हैं, अरे साहब। जो वहाँ उन्हीं के बॉर्डर से लग के है इजिप्ट, उसने ये बड़ी दीवार खड़ी कर दी, वायर लगा के, बाप वायर लगाया बेहतरीन, और दीवार खड़ी कर दी कि आ मत जाना इस तरफ। उस तरफ अरब ने मना कर दिया, आ मत जाना। ये है असलियत। तो हर चीज़ को ये मत कहा करो कि साहब ये भी मुसलमान है, अरे वो भी मुसलमान था, ये भी, हर चीज़ को इस्लाम से मत जोड़ो। ये एक जियोपॉलिटिकल मसला है जिसमें ये लोग फंसे हुए हैं। सही है, मानते हैं सही होगा गलत होगा, ठीक है, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल मसला है, उसे हर चीज़ को उठाकर इस्लाम से ना जोड़ो। ठीक है, चलते हैं आगे। मुसलमान को और चढ़ा देता है। तो एंड में देखो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम्हारे भाई ने बोला था, इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपस में देखो कली खुल गई। उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपने यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपने यहाँ से खदेड़ रहा है, उधर ईरान इधर बम मार रहा है। और किस पे बम मारे, नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखा है, जैश अदन, यानी लश्कर अदन कि साहब आर्मी ऑफ जस्टिस। नाम इन लोगों को बड़े बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन सबसे जो प्यारा नाम है, सबसे प्यारा नाम है वो है लश्कर जहिलिया। उससे प्यारा नाम नहीं हो सकता मेरे लिए। अब साहब जब बात हो रही है तो जैश अदल के बारे में देखो, समझ लेते हैं। 2012 में इसका ये एक माशाल्लाह सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो बलूच पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ऑपरेट करता है, और दोनों पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से से और ईरान के बड़े हिस्से से काट के अपना मुल्क बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक माशाल्लाह इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना था, क्योंकि ये सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखता था, शिया से रखता तो पहले मान लिया जाता। तो 2012 में ईरान ने, इसके लीडर थे अब्दुल मलिक रीगी करके कोई, उनको पकड़ के उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था। तो वहां से इन्होंने कसम खाई थी कि ये ईरान से अपना एक हिस्सा काटकर अपना एक मुल्क बनाकर रहेंगे। बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। और जो माशाल्लाह इनका लोगो है ना, उसमें 2 तलवारें हैं। जो ज्यादा विकसित हो गए हैं इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें AK-47 होती है और पीछे उसमें तराजू है, तभी तो ये जैश अदल यानी आर्मी ऑफ जस्टिस कहलाता है। और नीचे माशाल्लाह हमेशा की तरह कुरान शरीफ है, या इनके लोगों में कुरान शरीफ होता है, या इनके झंडे में कुरान शरीफ की आयतें होती हैं। और फिर जब किसी मुसलमान भाई से पूछो क्या ये कुरान शरीफ और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सारे मुस्लिम्स को, जितने भी, मतलब देखो आम पब्लिक का तो कुछ होता नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आम पब्लिक के पास कौन सी पावर होती है, किसी भी कम्युनिटी के पास, आम पब्लिक के पास कौन सी पावर होती है? ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं, जिनके कनेक्शंस होते हैं, राइट, जिनकी लोग सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं आकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनफ इज़ इनफ, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है, तुम लड़ो, बट यू विल नॉट बी यूजिंग इस्लाम एज अ टूल। ये तुम अपने झंडों पे ये नहीं लगाओगे कुरान शरीफ और ये सब नहीं लगाओगे। तुम्हें अपना लड़ना है, तुम अपना लड़ो, अपनी जो भी मसले तुम सॉल्व करो। अब अगर कुछ जो हमारे जैसे पड़ोस में हैं जाहिल किस्म के मुसलमान सो कॉल्ड, अगर वो ये कहते हैं कि अरे साहब वो देखें साहब वो तो इस्लाम जो है वो तो लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? अबे तो वो लड़ भी तो मुस्लिम नहीं सही रहा है, तो इस्लाम की ज़रूरत क्या है? वो मुस्लिम से ही तो लड़ रहा है। अगर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से भी सोचें तब भी तो वो बेवकूफ़ी है। समझो, अगर तुम रिलीजियस वॉर लड़ रहे हो किसी और के खिलाफ या किसी और से तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तब तो समझ में आई, मतलब लॉजिक तो बन रहा है एटलीस्ट उस चीज़ का। इसका क्या लॉजिक बन रहा है? आगे चलते हैं। शरीफ की आयतों के दम पर इस तरह से कैसे 350 टेरर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो वो कहता है हमें क्या पता। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है लड़ाई में। अब आप किसी सुन्नी मुसलमान से जब ये पूछेंगे कि ईरान गलत है या जैश अदल गलत है, तो भाई सुन्नी मुसलमान सोच के कहेगा नहीं ईरान गलत है, जैश अदल तो थोड़ा सा अपना बस हिस्सा मांग रहा है आराम से जीने के लिए, अल्लाह की राह पर चलने के लिए। लेकिन जब आप शिया से पूछेंगे कि इनमें दोनों में कौन गलत है, तो वो कहेगा शिया थोड़ी गलत है, वो तो शिया है, सुन्नी गलत है। और बदकिस्मती बस रिजवान अहमद की इतनी है कि ना वो शिया देखे, ना वो सुन्नी देखे, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी बौद्ध देखे, बस वो सत्य देखे। तो कुल मिला के इन्होंने दो मैंने एक वीडियो बनाया था कन्फर्मेशन बायस पे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। वो वीडियो आपको मिल जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के चैनल पे मिल जाएगा और मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगा, फरहान इरफान खान। कन्फर्मेशन बायस मतलब
जो मेरी पार्टी का है वो तो ऑटोमेटिकली सही है, और उसके खिलाफ कुछ बताओगे तो मुझे मानना भी नहीं है, और जो दूसरी पार्टी का है वो ऑटोमेटिकली गलत है, और तुम भले ही उसको उसके बारे में तुम कितने ही एविडेंस दे दो कि वो सही है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। इसे बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। तो मैंने उस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, आप भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हमें अपने पैमाने जो होते हैं ना किसी भी चीज़ को नापने के, मापदंड जिसे बोलते हैं, वो हमें बदलना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस रिलीजन के हो, किस सेक्ट के हो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, राइट। इंसाफ जिसे कहते हैं, तो वो जब तक नहीं आएगा जब तक मुश्किल है, ठीक है। एक सेंटर होता है आपका, एंकर होता है जो आपको पकड़ के रखता है, राइट। आपको जैसे बोलते हैं ना नॉर्थ है, तो राइट, उसके बाद आप अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए, आपको बाकी सारे डायरेक्शन पता चल जाते हैं। प्रॉब्लम विथ अस मुस्लिम्स इज कि हमें पता ही नहीं नॉर्थ का है, हमें समझ में ही नहीं आता। हम कहते हैं भाई ठीक है, अगर मौलाना साहब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, देखो एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा। मेरे एक पहचान वाले हैं, वो ना एक जगह कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने गए, तो वो डॉक्यूमेंट बनवाते क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्यूमेंट बना दिया, जो टाइप राइटर थे वो टाइप राइटर पे उन्होंने टाइप करके टाइपिस्ट ने बना दिया। इनके पास आया, उन्होंने देखा यूँ करके और लाइक हाँ ठीक है, इन्होंने दूसरे को पकड़ा दिया, कहले ठीक है ये ठीक है, तो कहला यार इंग्लिश में लिखा है ठीक ही होगा। पढ़नी दोनों को नहीं आती, इंग्लिश में लिखा है ठीक ही लिखा होगा। तो अब बेसिकली बात क्या है, यही चीज़ है मुस्लिम्स पे अप्लाई। अगर मौलाना ने कहा है तो ठीक ही होगा, मौलवी ने कहा है तो ठीक ही होगा, नहीं, थोड़ा सा दिमाग तुम भी लगाओ। इस्लाम का मेन पॉइंट क्या था, ये तो हम सब जानते हैं ना कि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, मतलब मूर्तियाँ वगैरह रखी थी काबे में, और जो पंडित होते थे, या पंडित नहीं बोल सकते, जो होते थे ना प्रीस्ट वगैरह जो होते थे वहाँ पर टेम्पल के, वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे। तो दीन का, इस्लाम लाने का मतलब क्या था कि तुम्हारे और रब के बीच में कोई बीच में नहीं होगा, इन सब की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। और नबी के जाने के बाद सबसे बड़ा काम यही हुआ कि इन मौलवियों ने फिर से कब्जा कर लिया, ख़त्म बात। अब जो हम बताएंगे वही सही है, तो फ़ायदा क्या हुआ, राइट। तो खुद समझो, खुद पढ़ो, खुद जानो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। मतलब बाकी चीज़ों में बराबर दिमाग चलता है कि नहीं चलता तुम्हारा, लेकिन यहाँ आते हो तो बिल्कुल एकदम हाथ पैर डाल देते हो कि साहब अब हमें तो दिमाग ही नहीं है साहब, छन्नी लेके खड़े थे हम तो। अरे ऐसा थोड़ी है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक चीज़ सामने सीधी लिखी है उसे तो समझो, ठीक है। नहीं, उसमें भी जब तक कोई हाँ नहीं बोलेगा, जब तक कोई दाढ़ी वाला नहीं बोलेगा, जब तक मैं उस जो सामने लिखा हुआ मेरे, मैं उसे भी नहीं मानूंगा। ये हाल है, ऐसा थोड़ी होता है यार। थोड़ा दिमाग लगाओ एंड थोड़ा चेंज करो अपने आप को, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, हम पहले ही बहुत पीछे छूट चुके हैं। आगे चलते हैं। 2013 में 14 ईरानियन बॉर्डर पुलिस के लोग मारे। फिर 2013 में इन्होंने एक ईरानियन जज को मारा जिन्होंने बहुत सारे फैसले इसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दिए थे। फिर 2019 में इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी जिसमें 27 ईरान के पुलिस मैन जो ट्रेनिंग में थे वो मारे गए थे। फिर 2019 में इन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक किया और ये अटैक कर पाकिस्तान आ जाते थे। तो कुल मिलाकर ये वही पुरानी कहानी है कि 300-400 लोग AK-47 लेके खड़े हुए, कुरान शरीफ की आयतों के झंडे बनाए और कहा कि हमें इस्लाम के नाम पर, हम ही सच्चे मुसलमान हैं और हमें इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क चाहिए। और ये मारते भी किसे, पहले मुस्लिम्स को ही मारते हैं, क्योंकि नजदीक में तो वही है। कहानी तो इतनी पुरानी हो गई है कि जिसकी भी डिटेल उठा के देखो लगभग आपको वो डिटेल ऐसी मिलेगी। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को मारना, ना, इस्लाम के नाम पर पहले गैर मुसलमानों को मारना, और जब गैर मुसलमान ना मिले तो अपने मुसलमानों को मारना, अपने मुसलमानों में दूसरे अकीदे के मुसलमानों को मारना, जब वो ना मिले तो अपने अकीदे के मुसलमानों को मारना, कुल मिलाकर मारना। समझ गए ना आप? तो मुसलमानों, जब तुम आपस में ईमानदार हो जाओगे, जब तुम आपस में मोहब्बती हो जाओगे, तब तुम पूरी दुनिया के साथ ईमानदार हो जाओगे, पूरी दुनिया के साथ मोहब्बती हो जाओगे। पहले आपस में तो मोहब्बत करके उस रिश्ते को निभा के देखो। जिस दिन रिश्ते निभाने सीख लोगे उस दिन गैर मुसलमान के साथ भी रिश्ता निभा लोगे। और रीले बनाने से कुछ नहीं होता, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता। रीले बनाए जाओ, अब बनाओ ना रीले, अब बनाओ कि शिया सुन्नी पर बम दाग रहा है, बनाओ और इजराइल खड़े होकर हंस रहा है। लेकिन तुम यहां रील नहीं बनाओगे क्योंकि सच से पर्दा करना तुम्हारी फितरत में आ गया है और झूठ बोलना तुम्हारी, मेरे भाइयों, फितरत में आ गया है। जिस दिन तुम्हारी ये फितरत ठीक हो गई और सच सुनने की और सच बोलने की तुम्हें ताकत आ गई तो तुम खुद ही बोलने लगोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है और जो ये बंदा रिजवान अहमद बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। तो मुसलमान भाइयों, बहुत बुरा दिन है और मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि माशाल्लाह वही होता है जो रिजवान अहमद बोलता है। तुम लोगों की रीलों का इंतजार करूंगा जो ईरान और पाकिस्तान और सीरिया के आपस के बीच में भी जो बम चल रहे हैं इस पर तुम लोग रीले बनाओगे और थोड़ी बहुत इजराइल पे भी बनाते रहो यार, पैलेस्टीनियंस के लिए भी बनाते रहो। 25,000 का आंकड़ा पार कर गया है, तुम लोगों ने रीले बनानी बंद कर दी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। चलो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाता चलूँ आपको। देखो भाई, जिस दिन या तो पेट्रोल ख़त्म हो जाए या तो पेट्रोल की बिल्कुल जो है मतलब हाफ से भी कम कर जाए जो वैल्यू है या फिर जो उसकी डिमांड है वो, तब बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंडेड ही ऐसे होती हैं,
देखो आम आदमी को जहाँ ढकेल दोगे वहाँ चला जाएगा, किसी भी कम्युनिटी का हो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस दिन ये बदलने पे आए ना नैरेटिव, उस दिन एकदम नैरेटिव बदल जाएगा, उस दिन एकदम जो है बदलाव आ जाएगा। और सब ये सोचेंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। अभी तो ये है ना कि नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, अभी तो मतलब हाल बहुत बुरे हैं। मतलब एक दूसरे की नमाज़ें भी देखकर ये कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं, ये सही है, जबकि ये नैरेटिव बहुत इजीली चेंज हो सकता है। जो कि एक हदीस है नबी की, कि वो कहते हैं कि भाई जिसकी कब्र उसका जवाब, जिसकी कब्र उसका जवाब, यानी कि तुमसे मेरे बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा। जिस दिन नैरेटिव बदलना होगा ना, देख लेना तुम, यही बात को उठाया जाएगा कि नबी ने ये फरमाया है, और बात ख़त्म, आपस में लड़ाई ख़त्म, जो जैसा कर रहा है करने दो। लेकिन क्या है कि सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने जियो पॉलिटिकल एम्स हैं। तो बड़ी पावर से लेकर नीचे तक लोग जो है उस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। तो बड़ी पावर जो है जैसे गवर्नमेंट्स हैं और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, और जो नीचे लेवल पे जो बैठा हुआ है एक आदमी, वो भी कह रहा है मेरे एरिया में अपनी दोस्त भी होनी चाहिए थोड़ी सी, तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। और ये सब मिला करके जो मिक्सचर बन जाता है, और जो है आम जनता उसके पीछे पीछे लग जाती है, क्या करें। तो यही है, और मैं यही कहूँगा सारे मुस्लिम से, ख़ास सारे मुस्लिम मतलब सारे मुस्लिम से नहीं, मुस्लिम से, इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, कि भाई हम पहले ही बहुत पीछे हैं। 97% या 95% हम जो है इलिटरेट की गिनती में आते हैं भाई साहब, और जो है ज़्यादातर जो है बॉर्डर लाइन पॉवर्टी के आसपास हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में भी 1 या 2% हैं। एहसास नहीं है तुम लोगों को कि कहाँ पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। तो ज़रा समझें, अभी भी वक्त है, संभल जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ़िलहाल वीडियो हो गया ख़त्म, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को सुनने को मिला होगा। बात कहीं से कहीं निकल गई, पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया। खैर वो ऐसे ही है, वो पीछे ही छूट जाएंगे, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और जो उन जैसी सोच रखेगा वो भी पीछे छूट जाएगा, ये भी सही है। खैर तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। प्लीज़ इनके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को, और सपोर्ट करें इन्हें, क्योंकि मेहनत इनकी है, इन्होंने रिसर्च की होगी, हमने सिर्फ देखा है बैठ के। तो इनका पहले हक बनता है। और उसके बाद अगर आपको हमारी बात में कुछ दम लगा हो तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो देखूं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड अदरवाइज़ भी कुछ लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो बड़ी हेल्प हो जाती है एल्गोरिदम के लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।